गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन चर्चा करेंगे बीए पार्ट प्रथम वर्ष के जो अपना पेपर था द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, और उसमें आज अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। यानी आज अपन ये देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीति विज्ञान के अंदर जब अपन पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ते हैं तो बेसिकली अपनी इन चीज़ों को देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, योगदान रहा है। स्वतंत्रता के बाद जब हमारी पहली सरकार बनी थी उस समय भी उनका योगदान जो है अपने को भारत की विदेश नीति पे दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के जो प्रयास थे उनमें भी अपने को दिखाई देता है। इसके अलावा अपन ये देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो योगदान था, अर्थात अपन ये कहें कि संपूर्ण भारत का जो योगदान था वो महत्वपूर्ण रहा है। हमेशा से भारत ने का प्रयास जो था वो हमेशा से यही रहा है कि विश्व में किस प्रकार से शांति व्यवस्था जो है वो कायम की जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो अपन राजनीति विज्ञान में जो प्रमुख जो विचार जो हैं वो पढ़ेंगे तो उनमें अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की जो अवधारणा थी उस चीज का उन्होंने समर्थन किया था, और भारत के संदर्भ में उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाने पे बल क्यों दिया। ये जो कुछ बेसिक जानकारियां हैं, बेसिक जो मुद्दे हैं उन पे अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी के अपन अगर जीवन परिचय की अपन चर्चा करें, एक राजनीति विचारक के तौर पर भी अपन इनको देखते हैं कि इन्होंने भारतीय जो राज व्यवस्था थी, भारत की जो व्यवस्था थी उनमें उन्होंने सुधार के लिए जो प्रयास किए थे। यानी कि अपन जब देखते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत की जो स्थितियां थी वो किस प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो स्थितियां थी वो अनुकूल नहीं थी। भारतीय आर्थिक स्थिति रूप से भी भारत पिछड़ा हुआ था, भारत सामाजिक स्थिति के रूप में भी देखें तो पिछड़ा हुआ था। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्थाओं को अपन देखें तो वो भी अन्य राष्ट्रों की तुलना में क्या थी, पिछड़ी हुई थी। लेकिन स्वतंत्र भारत में जब लोकतंत्र की स्थापना की गई थी और उसी लोकतंत्र की बुनियाद को सार्थक करने के लिए नेहरू जी का जो अपन योगदान देखते हैं कि उन्होंने भारत के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद का जो परिवेश था उसको उन्होंने तैयार करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले अपन इनके जीवन परिचय को देखते हैं। इनके पिता के नाम के बारे में आपको पता है, मोतीलाल नेहरू का नाम आता है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो राजनीति थी उसमें एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे अपन देख सकते हैं कि उनकी जो भूमिका थी वो बिल्कुल सक्रिय थी। तो यहाँ अपन जब देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब राजनीतिक विरासत की अपन चर्चा करते हैं तो ये जो राजनीतिक विरासत की अपन चर्चा करते हैं तो उन्हें यह अपने परिवार से मिली। इन्हें अर्थात अपन ये नहीं कह सकते कि इन्होंने अपने बलबूते पर इन चीजों को अपने अनुकूल बनाया है, क्योंकि इनके पिता जो थे, इनका जन्म जो था 1889 में हुआ था, 14 नवंबर 1889 में। और इनका परिवार जो था, इनका संबंध जो है वो कश्मीरी ब्राह्मण समुदाय से रहता है और ये इलाहाबाद में आकर के रहने लगे। और इनका जो इलाहाबाद में जो मकान था उसको आनंद भवन के नाम से जाना जाता है, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो बचपन जो था वो पूरी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण, यानी सारी सुविधाएं, जितनी भी सुविधाएं एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं जो थी इनके पिता ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए बाल्यावस्था से ही उनको देने का प्रयास किया था। उनकी जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा थी जो घर पे हुई थी, एक यूरोपीय शिक्षक के द्वारा उनको शिक्षा दी जाती थी। फिर समय के साथ उच्च शिक्षा के लिए ये ब्रिटेन गए, वहाँ से उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। अर्थात पहले के समय की अपन चर्चा करते हैं तो वहाँ उस समय लॉ की जो पढ़ाई थी, वकालत यानी जो कार्य था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी वकालत की पढ़ाई वहाँ से की थी और एक बैरिस्टर की डिग्री लेकर के भारत लौटे थे। जब अपन इनकी भारतीय राजनीति में अपन इनकी प्रक्रिया की जब चर्चा करते हैं तो 1912 में बाकिमपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था
बाकिमपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यहां नेहरू जी इसमें भाग लेते हैं, यानी यहां से इनकी शुरुआत होती है। यानी राजनीतिक कैरियर की अपन इसकी बात करें कि इनका जो राजनीतिक पदार्पण जो है जवाहरलाल नेहरू का, वो कब से माना जाता है, तो 1912 में बाकिमपुर का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन से इनका राजनीतिक कैरियर जो है वो प्रारंभ माना जाता है। और इनका जो एक महत्वपूर्ण अपन अधिवेशन की अपन चर्चा करते हैं तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में ये कांग्रेस के इस अधिवेशन के क्या थे, अध्यक्ष बने थे। ये भी महत्वपूर्ण है। ये हालांकि एक सामान्य जानकारी के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अपन जब राजनीति विज्ञान के अंदर इनको पढ़ते हैं तो अपने सामने जो 2-2 अंक के जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो हो सकता है इस प्रकार के सवाल पूछे भी जा सकते हैं कि नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इनके जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार आप जब इनको देखते हैं, समझते हैं, तो अपन ये पाते हैं, क्योंकि अपन इनके राजनीतिक पक्ष की चर्चा करेंगे कि भारतीय राजनीति में इनका क्या सुधार रहा है, वो अपन यहां देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अपन जब देखते हैं कि भारत 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 में, उस समय भारत की जो आर्थिक राजनीतिक स्थिति थी वो इतनी दयनीय थी कि उनको एक नए तरीके से, पुनः उनके अंदर एक नए तरीके से उनको उभारना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यानी भारत में बेरोजगारी है, गरीबी की अपन बात करें या राजनीतिक स्थिरता की अपन इनकी चर्चा करें, आर्थिक समानता की चर्चा करें, तो इनमें बहुत बड़ा जो अंतर जो था वो अपने को दिखाई देता है। तो नेहरू ने पहली बार ये प्रयास जो था इनका लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से भारत की आर्थिक जो व्यवस्था है उनको उन्होंने सुधारने का प्रयास किया था। तो नेहरू लोकतंत्र के समर्थक थे। अब लोकतंत्र की अपन जब बात करें तो लोकतंत्र के जो आधार, इसके अगर मूलभूत सिद्धांत की या मूलभूत आधार की अपन चर्चा करें तो स्वतंत्रता और समानता की बात यहां पे होती है। सब स्वतंत्रता व समानता होती है, इन पे इन्होंने विशेष बल दिया जाता है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता में विशेष बल दिया जाता है। अब अपन जब इसके सीधे अपन लोकतांत्रिक समाजवाद को देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है अपने सामने वो आता है नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद की जो प्रक्रिया है उसको स्पष्ट कीजिए। तो अपन सीधे जीवन परिचय में आपने नेहरू जी के बारे में बहुत कुछ पहले ही पढ़ रखा है। ये नहीं है कि आप नेहरू जी के बारे में आज पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने पहली छोटी कक्षाओं के अंदर भी आपने नेहरू जी के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, इसलिए आपके जीवन परिचय की जो सामान्य जानकारी है वो आपके पास पहले से, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में जाने का प्रयास नहीं किया। मैंने केवल और केवल एक थोड़ा सा एक भूमिका, एक बेस बनाने का यहाँ पे प्रयास किया है। अपना प्रयास आज की क्लास में यही रहेगा कि नेहरू जी के जो लोकतांत्रिक जो समाजवाद का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है उसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद। अब देखिए यहां जब अपन लोकतांत्रिक समाजवाद को देखते हैं तो लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है और इन दोनों शब्दों के अर्थ को अपन जानने का प्रयास करेंगे। जैसे अपन जब व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो मानव एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए, यानी अपन खुद की अपन चर्चा करें तो मानव एक अपना व्यवस्थित जीवन जीने के लिए क्या करता है, कुछ नियम बनाता है, कुछ उपनियम बनाता है, जिनके आधार पे अपने जीवन शैली को उसके अनुकूल ढालने का प्रयास करता है। यानी कि बगैर नियमों के, बगैर व्यवस्थाओं को एक सुचारू रूप से संचालित किए बगैर अपन एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। ठीक उसी प्रकार से राजनीति शास्त्र में भी राजनीतिक राज व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए
अवधारणाओं का या अपन यूं कहें विचारधाराओं का क्या होता है, आरंभ होता है। लेकिन जब अपन इतिहास पे जाकर के इन चीजों को देखते हैं तो कोई भी विचारधारा जो है वो लंबे समय तक अपने वजूद को कायम नहीं रख पाई है, क्योंकि ये समय के साथ नई विचारधाराओं का प्रवेश होता है, पुरानी विचारधाराएं, पुराने जो भी उनके जो आधार हैं वो बदलते रहते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि नेहरू जी ने भारत की जो विषम परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए भारत के अंदर लोकतांत्रिक समाजवाद की प्रक्रिया का उन्होंने क्या किया, समर्थन किया, या यूं कहें कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उन्होंने प्रतिपादन किया था। तो अपन जब लोकतांत्रिक समाजवाद को देखते हैं तो अपने सामने आता है कि साहब इसमें दो शब्द हैं, एक है लोकतंत्र और दूसरा है समाजवाद। एक लोकतंत्र है, दूसरा समाजवाद है। अब अपने को देखना है कि ये जो है वो बेसिकली पहली चीज आती है लोकतांत्रिक समाजवाद को अपन यहां जोड़ सकते हैं कि दोनों से मिलकर के ये लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो बनता है। साहब ये जो प्रक्रिया है लोकतांत्रिक समाजवाद, ये दो शब्दों से मिलकर के बनी है, लोकतंत्र और समाजवाद। अब अपने को ये देखना है कि लोकतंत्र जो है वो बेसिकली किस चीज पे बल देता है। तो आप एक बार इन चीजों को देखने का प्रयास करें कि जब अपन इन चीजों को देखते हैं तो यहां अपन क्या देखते हैं कि लोकतंत्र में बेसिकली किन चीजों पे बल दिया जाता है और समाजवाद में किन चीजों पे बल दिया जाता है। जब अपन प्रक्रिया की चर्चा करेंगे, पहलू की चर्चा करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे लोकतंत्र की अपन जब चर्चा करते हैं तो लोकतंत्र के अंदर अपन क्या देखते हैं, स्वतंत्रता, समानता, यानी इसके जो आधार हैं वो मैं यहां लिख देता हूं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन चीजों पे बल दिया जाता है। तो यहां जब अपन लोकतंत्र के पहलू की चर्चा करें कि किस पहलू पे बल देता है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र जो है वो व्यक्ति के राजनीतिक पहलू पे, राजनीतिक पहलू पे बल देता है। और जब अपन समाजवाद की चर्चा करते हैं तो समाजवाद जो है वो व्यक्ति के आर्थिक पहलू पे बल देता है। किस पे देता है, आर्थिक पहलू पे बल देता है, ये आर्थिक पहलू पे बल देता है। और जब इनके आर्थिक पहलू की अपन चर्चा करते हैं तो यहां इसमें बेसिकली आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता, न्याय व सुरक्षा की बात जो है वो यहां पे कही जाती है। यानी कि जब अपन लोकतांत्रिक समाजवाद को जब अपन देखते हैं तो लोकतांत्रिक समाजवाद के अर्थ को जब अपन निकालेंगे तो अपन कहेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो बेसिकली अपन यहां देखते हैं कि दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है, एक है लोकतंत्र, दूसरा है समाजवाद। लोकतंत्र जो होता है वो व्यक्ति के राजनीतिक पहलू पे बल देता है, जिसमें लोकतंत्र के जो आधार हैं वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अर्थात लोकतंत्र में इन चीजों को प्राप्त करने का प्रयास जो है वो किया जाता है। दूसरी ओर अपन देखते हैं कि समाजवाद जो है वो व्यक्ति के आर्थिक पहलू पे बल देता है, जिसमें व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित, व्यक्ति की आर्थिक समानता और व्यक्ति को न्याय व सुरक्षा की गारंटी जो है यहाँ पे दी जाती है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अब आप इसका अर्थ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो क्या आप लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ जो है वो स्पष्ट कर पाएंगे? आप खुद अपने आप पे एक विचार कीजिए कि जब अपन किसी भी प्रक्रिया को, किसी अवधारणा को, किसी विचारधारा को जब अपन पढ़ते हैं तो उसका आधार यानी उसको समझने की जो प्रारंभिक कड़ी है वो कड़ी है उसके अर्थ को लेकर के, कि जब अपन उसके अर्थ को समझ गए कि बेसिकली वो किस चीज पे बल देती है, अगर आप उस पहलू को समझ गए तो निश्चित तौर से उसके साथ
जुड़ती हुई अन्य जो चीजें हैं वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि यहां जब आप देखते हो तो आपने देखा कि लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ अपन दे रहे हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर के बन रहा है, लोकतंत्र और समाजवाद से। लोकतंत्र व्यक्ति के राजनीतिक पहलू पे बल देता है, समाजवाद व्यक्ति के आर्थिक पहलू पे बल देता है। लोकतंत्र के जो आधार स्तंभ की अपन चर्चा करते हैं तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की उसमें चर्चा की जाती है, और इसके अलावा समाजवाद की अपन चर्चा करते हैं तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता है, आर्थिक समानता है, न्याय है, सुरक्षा है, इन पे बल दिया जाता है। तो आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए अपने साथ साथ अपनी नोटबुक में, ताकि अपन इन चीजों को आगे इनके जो लोकतांत्रिक समाजवाद की जो महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है उनको समझने का प्रयास करते हैं। अब मैं केवल इनके जो पॉइंट्स वगैरह हैं मैं आपके सामने मूलभूत बिंदु जो है इनके सिद्धांत के, लोकतांत्रिक समाजवाद के मूलभूत सिद्धांत क्या है जिन पे ये कार्य करता है, मैं केवल और केवल उनको लिखने का प्रयास करूंगा। आप जो है लोकतांत्रिक समाजवाद की प्रक्रिया को लोकतंत्र और समाजवाद के साथ जोड़ करके, क्योंकि आप थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं तो लोकतांत्रिक इस प्रक्रिया और समाजवादी जो विचारधारा है उन दोनों को अलग से पढ़ने का प्रयास करें, उनके अलग से नोट्स तैयार करें, ताकि आप इन दोनों को जोड़ करके कंबाइंड तौर से इनको जोड़ करके आप इनका अर्थ निकाल सकते हैं। तो जब मैं इनके सिद्धांत की चर्चा करता हूं तो पहला तो अपन को ये लिखता है कि लोकतंत्र और समाजवाद में पारस्परिक जो अपन कहते हैं संबंध जो है, या उन दोनों को में पारस्परिकता जो संबंध की बात जो कही जा रही है उनको एक करने का प्रयास जो है यहाँ पे किया गया है, पारस्परिकता पे बल दिया गया है। लोकतंत्र व समाजवाद में पारस्परिकता पर बल, यानी पहला सिद्धांत तो यही बन जाएगा इसका कि लोकतंत्र और समाजवाद में पारस्परिकता यानी उसका जो अंतर संबंध है दोनों का, उन पे विशेष बल दिया गया है। दोनों के संबंधों को एक करने का यहाँ पे बल जो प्रयास है वो किया जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र के जो मूलभूत आधार स्तंभ थे उनकी अपन ने चर्चा की, समाजवाद के जो आधार स्तंभ थे उनकी अपन ने चर्चा की, और लोकतांत्रिक समाजवाद में इन दोनों पे बल दिया जाता है कि व्यक्ति को, जब लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, समानता है, ये या भाईचारे की चर्चा की जा रही है, तो व्यक्ति वहां अपने जो राजनीतिक अधिकारों का जो प्रयोग करता है वो उसे अभाव के, अपन ये कहें कि आर्थिक रूप से या आर्थिक समानता के रूप से अपन जब देखें तो व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाता है। इसलिए व्यक्ति को जागरूक करने के लिए या व्यक्ति को आर्थिक अधिकारों का सही तरीके से सदुपयोग करने के लिए जब अपन लोकतांत्रिक समाजवाद की प्रक्रिया को देखते हैं तो बेसिकली व्यक्ति के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का जो प्रयास है वो यहाँ पे किया गया है। अर्थात व्यक्ति को आर्थिक रूप से समाज के बीच जो अपन पूर्व में पढ़ते आए हैं कि समाज में अमीर और गरीब के बीच जो खाई पाटी गई थी उनको उनको दूर करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। समाज में आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है। गरीब तबके के लोगों को नई नई योजनाओं के माध्यम से उनको उभारने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार लोकतंत्र और समाजवाद में पारस्परिकता पे बल दिया गया। दूसरी है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के समय अपन ये देखें तो भारत में अनेक प्रकार की जो समस्याएं जो थी वो अपने को दिखाई देती है। यानी स्वतंत्रता के साथ ये यूं कहें कि उपहार के स्वरूप में भारत को मिली थी, चाहे वो गरीबी है, चाहे बेरोजगारी है, आर्थिक रूप से असमानता है, राजनीतिक रूप से जो पिछड़ापन है, सामाजिक स्थिति का पिछड़ापन है, तो ये जो चीजें हैं वो भारत को ये कहें कि स्वतंत्रता के साथ उपहार स्वरूप मिली थी। तो इसलिए अपन यहां देख सकते हैं समस्या का समाधान के रूप में इसको लाया गया है, समस्या के समाधान के रूप में इसको अपनाया गया है। तीसरा है, यहां लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए जिन संसाधनों पे बल दिया जा रहा है वो है संवैधानिक साधन। संवैधानिक साधन, संवैधानिक साधनों पर बल दिया जाता है।
अर्थात अपन ये देख सकते हैं कि जब अपन साम्यवादी विचारधारा को अपन पढ़ते हैं तो उसमें हिंसा और क्रांति को प्रोत्साहन दिया जाता है, जबकि यहाँ नेहरू जी जो है वो संवैधानिक साधनों की बात करते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद की जो स्थापना है वो संवैधानिक साधनों के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा लोक कल्याणकारी, जो इसके भाग हैं लोक कल्याणकारी, राज्य का जो स्वरूप है उसमें लोगों की लोक कल्याणकारी योजनाओं में देख सकते हैं अपन इसको, या आर्थिक जो भी नीतियां हैं, आर्थिक जो भी योजनाएं हैं उसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करना, यानी जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा जो गरीब समुदाय है उनको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता दे करके उनको आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो अपने को यहां दिखाई देते हैं। एक समतावादी समाज, समतावादी समाज यानी ऐसा समाज जिसमें सभी को समान अवसर, किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाना, वो समाज क्या कहलाता है? समतावादी समाज। यानी ऐसा समाज जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाना, समतावादी समाज। तो यहां लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो समतावादी समाज पे बल देता है। तो ये कुछ मूलभूत चीजें हैं जिनके आधार पे आप उनको समझ सकते हैं। आप केवल और केवल पहले प्रयास आपका यह होना चाहिए कि लोकतंत्र और समाजवाद को आप समझें कि लोकतंत्र किस चीज पे बल दे रहा है, समाजवाद किस चीज पे बल दे रहा है। फिर लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वो दोनों को क्या कर रहा है, पारस्परिक रूप से क्या है, उनमें समन्वय करने का प्रयास कर रहा है, समन्वय करके बल देने का प्रयास किया जा रहा है। यानी दोनों चीजों पे स्वतंत्रता, समानता के साथ साथ व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, ये जो है ये भी यहां पे सुनिश्चित किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार नेहरू जी ने लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन किया था और उनका प्रतिपादन किया, और इससे सवाल पूछा भी जाता है एग्जाम में। इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करें कि नेहरू जी का लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, क्या अर्थ है, किन चीजों पर बल दिया जा रहा है, इसके मूलभूत सिद्धांत क्या है, और फिर आप खुद इसका एक निष्कर्ष निकालें कि इस प्रकार का जो इसका अपन जब पढ़ते हैं राज्य राष्ट्र के रूप में इसको जो लागू करते हैं इस अवधारणा को, तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं, उसका एक निष्कर्ष सार जो है वो आप खुद निकालने का प्रयास करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।